एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दमदम में विजय संकल्प सभा के जरिए कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। इसके बाद वो जादवपुर में एक विशाल चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह हिंगलगंज और उत्तरपाड़ा में जनसभाएं कर ममता सरकार पर सियासी हमला तेज करेंगे। शाम में शाह जगत दल विधानसभा क्षेत्र में एक भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कल टॉलीगंज से अरूप विश्वास और जादवपुर से देवव्रत मजूमदार के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के बदलते परिदृश्य और वैश्विक भूमिका को लेकर द न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा वाशिंगटन डीसी में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य ये समझना था कि नया भारत वैश्विक मंच पर क्या चाहता है और भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इस सम्मेलन में कहा कि अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी के लिए आपसी विश्वास और मजबूत जन संबंधों की आवश्यकता है। दत्तात्रेय होसबाले ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के एक पड़ोसी देश के साथ मुख्य समस्या बनी हुई है जो भारत की कोख से पैदा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कई ताकतें इसे अस्थिरता पैदा करने के लिए समर्थन देती रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास प्रस्ताव करेंगे पेश, जिसके लिए सभी विधायकों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के लिए आवश्यक 122 के आंकड़े से कई गुना ज्यादा है। विधानसभा में भाजपा 88 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, जबकि जदयू के 84 और लोजपा के 19 सदस्य सरकार का हिस्सा हैं। वहीं पूर्व में बड़ी पार्टी रही राजद अब केवल 25 सीटों के साथ विपक्ष में है। आज पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की याद में 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। इस दिन को ग्रामीण भारत की प्रगति और पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के रूप में मनाते हुए देश भर में राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद निगरानी कैमरा और वीडियो डेटा को संभालने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत एसडी कार्ड मतदान समाप्त होने के बाद सेक्टर अधिकारी की निगरानी में ही निकाले जा सकेंगे। मतदान के दौरान लिए गए सभी वीडियो फुटेज को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संरक्षित किया जाएगा और मतदान दल के सदस्य कैमरा उपकरण हटाए जाने तक मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि वेबकास्टिंग का ट्रायल आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज थाने के ऑफिसर इंचार्ज संदीप सरकार को चुनाव आयोग ने पक्षपाती कार्रवाई के आरोप में निलंबित कर दिया है। आयोग ने चुनावी प्रचार में समान अवसर न देने के कारण उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार ने उभरते साइबर खतरों, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड के टिहरी जिले के चंबाकोटी मोटर मार्ग पर बोलेरो कैंपर वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ओवरलोडिंग को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है और एसडीआरएफ, पुलिस और फायर सर्विस द्वारा रेस्क्यू अभियान किया गया। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता। पश्चिम बंगाल में कल हुए पहले चरण के चुनाव में 92.72% रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। ये मतदान 152 सीटों पर हुआ और इसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। चुनाव के दौरान कुछ हिंसा, मतदाताओं को डराना धमकाना और उम्मीदवारों पर हमले की छिटपुट घटनाएं भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा।
पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने बिना किसी डर के वोट दिया। वोट देने के बाद वो खुश भी नजर आए। इस बार चुनाव में हिंसा की घटनाएं काफी कम हुई। इसके लिए सीईओ मनोज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने भारी मतदान को अपने पक्ष में निर्णायक जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इसे आजादी के बाद का सर्वाधिक मतदान बताया। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की हार का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अस्त होते सूर्य का वीडियो जारी किया। तमिलनाडु में कल हुए चुनाव में 85.14% रिकॉर्ड मतदान दर्ज हुआ, जो 2011 के 78.29% के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे अधिक रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों ने मतदान पर कड़ी निगरानी रखी, जिसे सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित। हाई स्कूल में 90.42% और इंटर में 80.38% छात्र रहे सफल। परीक्षा के टॉपर्स में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा पहले स्थान पर रहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक तेंदुआ अपने 3 शावकों के साथ घर में घुस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। वन्यजीव विभाग और सुरक्षा बलों ने तेंदुआ और शावकों को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ने के लिए कदम उठाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच ये तय हुआ कि अब भारत से फ्रांस जाने वाले यात्रियों को ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। रणधीर जायसवाल ने जापान द्वारा रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का स्वागत करते हुए इसे भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नागालैंड में चाखेसांग नागा जनजाति आज अपने पारंपरिक उत्सव को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मना रही है। ये पर्व न केवल एक त्योहार है, बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति, कृषि जीवन और सामुदायिक एकता का जीवंत प्रतीक भी है। नोएडा से 2 युवकों को एटीएस ने किया गिरफ्तार, जिन पर सोशल मीडिया के जरिए स्लीपर सेल बनाने और आतंकी साजिश रचने का आरोप है। दोनों विदेशी हैंडलरों और पाकिस्तानी गैंगस्टरों के संपर्क में बताए गए। एटीएस के मुताबिक बागपत का तुषार चौहान सोशल मीडिया पर हिजबुल्लाह बनकर बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। दिल्ली का समीर खान भी इस साजिश में शामिल था। ईरान में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। दूतावास ने लोगों से हवाई या सड़क किसी भी माध्यम से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से यह भी अपील की है कि वो निर्धारित सीमा मार्गों से ही देश छोड़ें और इस दौरान दूतावास के साथ समन्वय बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 133वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा ने अपने पहले आधिकारिक दौरे पर फुनाफुटी पहुंचकर तुवालू का दौरा किया। उन्होंने द्विपक्षीय मित्रता और साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्पादक चर्चाओं की उम्मीद जताई। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पॉवेल से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सिंह और पॉवेल ने क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा, जिससे लोगों को तेज गर्मी और लू का सामना करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28-29 अप्रैल को कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 27 अप्रैल तक बीच पूर्वी हिस्सों में लू चलने की संभावना। बिहार के मैदानी इलाकों में 25 अप्रैल तक लू का असर देखने को मिलेगा। इसके बाद 25-26 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा और कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना। राजस्थान में तेज गर्मी का दौर जारी। उत्तर राजस्थान में 25 अप्रैल तक कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी। हरियाणा और पंजाब में गर्मी का प्रकोप जारी। बठिंडा और रोहतक में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड में आने वाले दिनों में गर्मी से कुछ राहत रहेगी। 25 से 29 अप्रैल तक कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 29 अप्रैल तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, मंडी और कुल्लू जैसे जिलों में मध्यम वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के कुछ हिस्सों में हीट वेव संबंधी चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कासरगोड सहित अन्य जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तमिलनाडु में कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज पर प्रतिबंध एक और साल के लिए बढ़ाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध को 8 अप्रैल से एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की संबंधित धाराओं और तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के अंतर्गत जारी की गई थी। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। पीएचडी सीसीआई के महासचिव रंजीत मेहता ने भारत में स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर की तेजी से हो रही प्रगति को रेखांकित किया और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे 15 जुलाई तक पहुंच बढ़ाने और भीड़भाड़ कम करने के लिए 18,000 से अधिक ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने बताया कि 11,000 से अधिक ट्रेन यात्राओं की सूचना पहले से ही दी जा चुकी है। ये व्यापक संचालन, बेहतर रेल व्यवस्था और निरंतर निगरानी वाली एक सुनियोजित दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारतीय रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण देश में तेज और भरोसेमंद रेल नेटवर्क तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। ट्रैक रिन्यूअल, एडवांस टेस्टिंग और मशीनों के जरिए रखरखाव से ट्रेन की रफ्तार बढ़ी है और सफर पहले से ज्यादा सुगम हुआ है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के लेख में कहा गया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अलावा एक नया ग्लोबल सेंटर भी बनकर उभर रहा है, जो अलग अलग देशों के बीच पुल का काम कर सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, क्योंकि देश तेजी से ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुजुकी मोटर के सीईओ तोशिहिरो सुजुकी से की मुलाकात। इस दौरान सीईओ ने भरोसा दिलाया कि कंपनी राज्य में अपने निवेश को आगे भी बढ़ाती रहेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से विमानों में ईंधन भरने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ मिश्रित एविएशन टरबाइन फ्यूल के उपयोग की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से नियंत्रण में है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने चेक गणराज्य की यात्रा के दौरान वाहन विनिर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो के प्रतिनिधियों से की मुलाकात और उन्हें भारत के वाहन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किया प्रोत्साहित। भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की आबादी तेजी से बढ़ी है और 2031 तक ये 25,000 से अधिक होने का अनुमान है। सरकार समर्थित डीजी हाट ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में मेट्रो टिकट सर्विसेज को शुरू किया है। इसके जरिए डीजी हाट की कोशिश एक यूनिफाइड डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए पीआई में छूट और नकद छूट योजना शुरू की। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में भारत के प्राइवेट सेक्टर की गतिविधियों में तेजी देखी गई। एचएसबीसी फ्लैश इंडिया कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स अप्रैल में बढ़कर 58.3 पर पहुंच गया।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में उसने 23.4 लाख यूनिट्स का उत्पादन किया है, जो कि अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन है। केंद्र सरकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर खरीद को काफी बढ़ाया गया है। साथ ही बिहार में आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत पहली बार दाल की संगठित खरीद शुरू की गई है। अदानी ग्रुप की कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तिमाही में कंपनी का समायोजित शुद्ध मुनाफा 32% बढ़ा। भारत का रेडी टू ड्रिंक नॉन अल्कोहलिक पेय बाजार तेजी से बढ़ रहा है और 2025 के करीब 20 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 40 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इन्फोसिस ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि इस दौरान उसका शुद्ध मुनाफा साल दर साल 21% बढ़कर 8,501 करोड़ रुपए हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन की मेजबानी की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को चेतावनी दी कि अगर वो अपने डिजिटल सेवा पर कर को लागू करता है जिससे अमेरिकी कंपनियों पर असर पड़ेगा तो अमेरिका ब्रिटेन पर टैरिफ लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन लॉस एंजलिस में लगी बड़ी आग के बाद बैंकों खासकर वेल्स फार्गो बैंक की जांच करेगा। ये जांच भुगतान और ऋणों के निपटान के बारे में होगी। अल्जीरिया और स्पेन के बीच समुद्री क्षेत्र में एक नौका पलटने से 17 सोमालियाई प्रवासियों की मौत हो गई है। मृतकों में 12 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र यमन में हुतियों द्वारा पकड़े गए 73 सहयोगियों की रिहाई के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। इनमें से कुछ लोग सालों से बंदी बनाए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक्स पर कहा कि ईरान में कट्टरपंथियों और उदारवादियों के बीच कोई भेद नहीं है और सभी ईरानी क्रांतिकारी हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान की संस्था एकता, उद्देश्य और अनुशासन के साथ काम कर रही है और सैन्य व कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह समन्वित है। भारी बारिश के कारण सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई, जिससे प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई और शहर में परिवहन बाधित हो गया। यूरोपीय संघ ने साइप्रस में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेन को 90 अरब यूरो के ऋण और रूस पर नए प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए। गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 4 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने सैनिकों के लिए खतरा बन रहे आतंकवादियों को निशाना बनाया। हालांकि कुछ हमलों पर तत्काल टिप्पणी नहीं की गई। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने जापान को 10 लाख बैरल कच्चा तेल भेजने की घोषणा की। राष्ट्रपति शाइनबाम के अनुसार ये कदम वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मेक्सिको के कुल उत्पादन का लगभग 14 लाख बैरल प्रतिदिन घरेलू रिफाइनरियों में उपयोग किया जाता है और शेष निर्यात किया जाता है। चिली के विदेश मंत्री ने गुरुवार को बोलीविया के विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों ने कहा कि उनका मकसद आपसी सहयोग बढ़ाना और दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाना है। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्राची गायकवाड़ और वंशिका ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि सेजल ने रजत और नारायण प्रणव ने कांस्य हासिल किया। भारत के जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत के कुल पदकों की संख्या 11 हो गई है, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है।
आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईपीएल के इस सीजन आरसीबी में 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात टाइटंस 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ छठे स्थान पर। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस को आईपीएल में सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुंबई के होम ग्राउंड पर उसे 103 रन से हरा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। चेन्नई ने 208 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 19 ओवर में 104 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। संजू सैमसन ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ नाबाद 101 रन की पारी खेली। ये आईपीएल 2026 में उनका दूसरा शतक रहा। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने तेज गेंदबाजी आकाश मधवाल को आयुष म्हात्रे के स्थान पर टीम में शामिल किया है। आयुष म्हात्रे को हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण पूरे सीजन में बाहर होना पड़ा। आकाश मधवाल को सीएसके टीम से जुड़ने पर 30 लाख रुपए मिलेंगे। आकाश मधवाल दाएं हाथ के तेज गेंदबाजी है। उन्होंने आईपीएल में पहली बार अपना कदम 2019 में रखा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी टीम ने सही समय पर खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि इसे टी20 विश्व कप में मजबूत वापसी करने के लिए समय मिल गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज के डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है। नवाज के डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट जगत सख्ते में है और आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 से पहले टीम की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रतियोगिता क्रिकेट खेलने की मंजूरी दे दी है। सीए से मंजूरी मिलने के बाद मिचेल स्टार्क आईपीएल 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। आरसीसी ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य की शुरुआत का स्वागत करते हुए इसे खेल के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। डेनमार्क के हॉर्सेंस में आज से बीडब्ल्यूएफ थॉमस एवं उबर कप फाइनल्स की शुरुआत होने जा रही है। भारतीय बैडमिंटन टीम आगामी बीडब्ल्यूएफ थॉमस एवं उबर कप फाइनल्स में दमदार प्रदर्शन के इरादे से उतरेगी। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण को लेकर प्रचार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की है और साथ ही लिखा है कि हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसका पवित्र जल एक पूरी सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ समेटे हुए है। आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया। ये मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे वहां नाव चलाने वालों से मिलने का भी अवसर मिला, जिनकी कड़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति सचमुच सराहनीय है। और मैं वहां सुबह सैर करने वालों से भी मिला। हुगली के तट पर मैंने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली लोगों की समृद्धि के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। साथ ही उन्होंने लिखा कि हुगली नदी के किनारों से कुछ और झलकियां। इस विशाल नदी की तस्वीरें खींचने की कोशिश की। साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की भी करीब से झलक मिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये तस्वीरें भी साझा की है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने मन की बात भी लिखी है और साथ ही साथ ये तस्वीरें साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और इसके साथ साथ मां गंगा के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। और प्रधानमंत्री ने ये खास तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देशवासियों के साथ साझा की है। उन्होंने कहा कि कोई कह सकता है कि बंगाल में आत्मा गंगा है। और एक्सप्रेस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।